स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल directstudy.com में। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 185 ईस्वी पूर्व से लेकर 319 ईस्वी तक की बात करेंगे टोटल। ध्यान रखिएगा, मैंने 319 ईस्वी बोला है, ईसा पूर्व नहीं बोला है। यानी 185 BC से 319 AD तक। मौर्य काल के बाद क्या हुआ और गुप्त काल से पहले क्या हुआ, इसके बीच जितनी घटनाएं हुई दोस्तों उसको आज हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न को लेते हैं, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुंग वंश की स्थापना कब हुई, तो 185 ईस्वी में हुई। इस क्वेश्चन में यहां पे बता दिया है, क्वेश्चन में ही बता दिया है कि 185 में शुंग वंश बना। तो बृहद्रथ जो था मौर्य सम्राट का सबसे लास्ट सम्राट था, मौर्य राजवंश का सबसे लास्ट सम्राट बृहद्रथ था। तो एक सवाल यह भी हुआ कि मौर्य सम्राट का सबसे लास्ट राजवंश का जो राजा था वो कौन था, तो बृहद्रथ था। और इसका हत्या कौन किया, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो आंसर हो जाएंगे दोस्तों पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, शुंग वंश की स्थापना किया था। तो 3-4 प्रश्न इसमें हो गए, ध्यान रखेंगे। मैं एक बार रिवाइज कराता हूं। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या किसने किया था, पुष्यमित्र ने किया। शुंग वंश की स्थापना कब हुई, तो मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या के बाद शुंग वंश बना। और शुंग वंश की स्थापना कब हुई, तो 185 ईस्वी में हुई। कब हुई, 185 ईस्वी में हुई। और इसकी हत्या किसने की, तो पुष्यमित्र ने की। तो इतनी बातें आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हो गए दोस्तों। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। यानी बृहद्रथ कोई और, मतलब बृहद्रथ का कोई और नहीं था, पुष्यमित्र इसी के मतलब टीम में था। कहने का मतलब कि इसके अंतर्गत ही काम करता था ये जो पुष्यमित्र शुंग था। तो आपको जानकर हैरानी होगा कि सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग कोई और नहीं, सेनापति था, बृहद्रथ था। बृहद्रथ का सेनापति था। और बृहद्रथ जो थे वो थोड़ा कमजोर पड़ रहे थे। पुष्यमित्र ने उसका जान मारकर, मतलब हत्या करके सेनापति से सम्राट बन गया था और शुंग वंश की स्थापना कर दिया था, मौर्य वंश को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है कण्व वंश कहिए या कान्व वंश कहिए का संस्थापक कौन था। तो अगर 3 के आंसर की बात करते हैं दोस्तों तो आंसर हो जाएंगे वासुदेव। दोस्तों बस इतना ही कहूंगा, यदि जिसके आप आंसर जानते होंगे कमेंट्स में जरूर आंसर लिखिएगा दोस्त, ताकि यह पता चल सके कितना क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं। नेक्स्ट है सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था यह बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिमुक। सिमुक जो थे वो सातवाहन वंश के क्या थे, संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। 5 का आंसर कमेंट्स में लिखिए। आंसर हो जाएंगे मौर्यों के अधीन। सातवाहन ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, मौर्य के अधीन में काम किया था। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा इसका कनिष्क। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था, तो कनिष्क आंसर होगा। नेक्स्ट है कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। इसके प्रश्न के आंसर हो जाएंगे दोस्त भारत ग्रीक शैली। रिपीट कर रहा हूं, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, तो भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, कनिष्क की राजधानी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कनिष्क की राजधानी बताया जाए कि कौन सा था। आंसर होंगे पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है, यह अच्छा क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन में पुरुषपुर नहीं समझ में आया तो यहां समझ लो आप। आंसर हो जाएंगे पेशवार। पेशावर कहिए, पेशावर जो जगह था उसी को पुरुषपुर कहा जाता था। चरक किसके राज चिकित्सक थे, बहुत इंपॉर्टेंट। चरक जो थे ये राजवैद्य थे, राज चिकित्सक थे। ये किसके शासनकाल में थे, तो 10 का आंसर हो जाएंगे दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था। तक्षशिला एक प्रसिद्ध स्थल है, क्यों। आंसर हो जाएंगे दोस्त गांधार कला के लिए। गांधार कला के कारण क्या है, यह फेमस है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, सोना का मुद्रा किसने चलाया था। आंसर हो जाएंगे इंडो बैक्ट्रियन ने। इंडो बैक्ट्रियन ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी।
किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों को संग्रह अधिक मात्रा में है? कहां के संग्रहालय में कुषाणकालीन जो मूर्तियां थी उसको संग्रहित करके रखा गया है? तो 13 का आंसर यदि आप देंगे दोस्त तो आप कहेंगे मथुरा। मथुरा संग्रहालय में सबसे ज्यादा क्या किया गया है? कुषाण काल के मूर्तियों को संग्रहित किया गया है। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुष्क सिक्के जारी किए? 14 का आंसर की बात करते हैं दोस्त, आंसर हो जाएगा कुषाण। अगर बात करें निम्नलिखित में से किसने सोने की सर्वाधिक शुष्क सिक्के जारी किए तो आंसर होंगे कुषाण। लेकिन अगर बात होगा सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे, सातवाहन के समय मुद्रा किस धातु के बने थे, तो 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों शीशा। सातवाहन के समय में शीशा का बना था। तो स से सातवाहन, स से शीशा करके याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन बताइए दोस्तों। आंसर हो जाएंगे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव यानी भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? यानी ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को जमीन दिया जाता था ताकि उसमें वो खेती कर सके और रह सके, वहां पे अपना पूजा पाठ कर सके। तो 17 का आंसर की बात करें दोस्त तो पहला हो जाएंगे सातवाहनों ने, सातवाहन वंश ने ऐसा शुरू किया था। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? सुपरहिट क्वेश्चन है दोस्त। पर्दा प्रथा कब से प्रारंभ हुई? 18 की बात करते हैं दोस्त तो यूनानियों द्वारा। भारतीय रंगमंच में पर्दा का प्रारंभ हुआ था यूनानियों के द्वारा। भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट किसके आरंभ कराया? सिल्क रूट भारतीय के यहां भारत में किसने आरंभ कराया? 19 का आंसर हो जाएंगे कनिष्क। कनिष्क लोग जो थे उन्होंने क्या किया दोस्त? सिल्क रूट को बनवाया था। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने के मुहर चलाए थे? सोने के मुहर कहने का मतलब है सोना का पैसा। सबसे ज्यादा किसने चलवाया? 20 का आंसर आप देंगे दोस्त, कुषाणों ने चलवाया। कुषाण लोगों ने जो भी थे, कुषाण वंश के लोग, उन्होंने सबसे ज्यादा सोना के मुद्रा चलवाए। अगर शीशा की बात करें तो मैंने बताया सातवाहन के समय में शीशा चला था। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार में रहा करते थे? 21 का आंसर आप देंगे दोस्त तो आंसर पहला देंगे आप कनिष्क। कनिष्क के दरबार में चरक और नागार्जुन दोनों रहा करते थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? ईस्वी पूर्व नहीं है, 78 ईस्वी है दोस्त। शक संवत सुपरहिट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप यहां भी देख सकते हैं कई बार लिखा गया लेकिन बहुत बार का नहीं यहां पे दिया गया है। 22 का आंसर अगर आप देंगे दोस्त तो आप देंगे कनिष्क। कनिष्क के समय में शक संवत चला था जो 78 ईस्वी के समय में चला था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तक्षशिला कहां है? पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में या बर्मा में? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह पाकिस्तान में पड़ेगा तक्षशिला दोस्त। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? कलिंग का महान शासक कौन था? अजातशत्रु था, बिंदुसार है, खारवेल है या मयूर शर्मन है? 24 का आंसर दीजिए। आंसर हो जाएंगे खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकसित किस क्षेत्र में हुआ था? यानी कुशाल काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? धर्म में हुआ था, कला के क्षेत्र में हुआ था, साहित्य के क्षेत्र में हुआ था या वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था? 25 का आंसर देंगे आप डी, वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया था? सोचिए जरा, आंध्र में शुरू हुआ था। तो बहुत बार सातवाहन का आप देखेंगे आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है क्योंकि आंध्र में शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवाहनों की राजधानी कहां थी? बताइए। 27 का आंसर अगर आप देखेंगे दोस्त तो बी नंबर हो जाएंगे। पैठन कहिए या प्रतिष्ठान कहिए, पैठन कहिए या प्रतिष्ठान कहिए, वहां राजधानी थी सातवाहन राज्य की।
निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कलिंग के नरेश खारवेल से संबंधित है कौन सा अभिलेख? 28 का आंसर हो जाएंगे दोस्तों हाथी गुफा। हाथी गुफा के अभिलेख कलिंग के नरेश खारवेल से संबंधित है। याद ऐसे रखेंगे कि खूंखार जानवर जो होता है वो गुफा में रहता है, हाथी गुफा में रहता है। खूंखार जानवर है हाथी, जो हाथी गुफा में रहता है, आंसर रहेंगे। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? आपको बताना है सातवाहन नरेश जिसने गाथा सप्तशती की रचना किया था। 29 का आंसर हो जाएंगे दोस्त सी हाल। हाल नाम के जो नरेश थे उन्होंने इस किताब को लिखा था। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन शासक थे, उनका राजकीय भाषा क्या थी? 30 नंबर का आंसर हो जाएंगे दोस्त प्राकृत भाषा थी। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त, शुंग और चोल। इसको क्रम में सजाना है कालक्रम के अनुसार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। इससे आपका एक ज्ञानवर्धन होगा कि कौन पहले आया, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद और कौन लास्ट में आया। 31 का आंसर अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो हम चाहेंगे कि पहले कमेंट्स में आप देने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि ढेर सारा क्वेश्चन हमने अभी तक कर लिया, अंदाज आप लगा सकते हैं। 5 सेकंड का टाइम देता हूं, 6 सेकंड का दीजिए आंसर। आंसर हो जाएंगे दोस्तों डी, यानी सबसे पहला नंबर पे आएंगे शुंग, उसके बाद आएंगे सातवाहन, तब आएंगे गुप्त और तब आएंगे चोल वंश। याद कीजिए, पहले शुंग, फिर सातवाहन, फिर गुप्त और फिर चोल। आप इसको ऐसे करके याद रख सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि सूंघने वाले जानवर का वैल्यू दिया जाता है, उसके बाद वाहन वाले वैल्यू दिया जाता है जिससे वाहन हो, यानी कुत्ता का वैल्यू ज्यादा है तो बैल का वैल्यू है जिसका वाहन बनाया जाता है। उसके बाद इस वाहन पे बैठकर गुप्तचर क्या करेगा, उसके बाद गुप्तचर अपना जो मतलब कार्य वो करेगा। और गुप्तचर पहने का क्या, तो वो चोला पहन कर रहता है ताकि सब लोग देख ना सके। सबसे पहले सूंग यानी कुत्ता को लिया जाता है, उसके बाद वाहन को लिया जाता है, और ये दोनों चीज लेगा कौन, गुप्त लेगा, जो गुप्त वाला काम करता है। और वो पहनता क्या है, चोल पहन के रहता है ताकि कोई उसको देख नहीं सके। ऐसे करके याद रखिएगा। सबसे पहले सूंग मतलब सूंघने वाला जानवर कुत्ता को लेगा ताकि किसी भी चीज का पता लगा सके। उसका 7 को वाहन लेगा कहीं जाने के लिए, और ये काम कौन करेगा, गुप्त वंश का मतलब गुप्त करेगा, जो गुप्तचर होते हैं वो। उसके बाद यह पहन कर क्या रहता है, चोला पहनकर हमेशा रहता है ताकि वो ढका रहे। तो इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? सुपर हिट क्वेश्चन। 32 का अगर आप आंसर देखेंगे 32 का दोस्त, तो आप देंगे पहला आंसर। सबसे पहले ग्रीक, जिसको बैक्टीरियन बोला जाता है, उसने सबसे पहले आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैच द कॉली में शासक है और उपाधि है। पहला है अशोक। आपको पता होना चाहिए अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता था। और 33 के आंसर की बात करें दोस्त, तो पहला अशोक है और अशोक को क्या कहा जाता, प्रियदर्शी भी कहा जाता था। यानी इसके हिसाब से आंसर हो सकते हैं बी, नहीं तो डी हो सकते हैं। नेक्स्ट मिलाने का प्रयत्न करते हैं, पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट दोनों में देखिए 4-4 है, इसका सीधा मतलब है कनिष्क को देवपुत्र कहा जाता था। उसके बाद फिर मैच कर गया 2-2, यानी खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती कहा जाता था। अब आपको लास्ट है कुमारगुप्त को क्या कहा जाता था। तो मैं बता देना चाहता हूं दोस्त, कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य कहा जाता था। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य कहा जाता था, विक्रमादित्य नहीं कहा जाता था। तो आपके आंसर क्या हो गए, अशोक का हो गया प्रियदर्शी, कनिष्क को कहा जाता था देवपुत्र,
खारवेल को कहा जाता है कलिंग चक्रवर्ती, कुमारगुप्त को कब महेंद्रादित्य कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। तो 34 का यदि आप बात करेंगे तो इसका आंसर आप कमेंट्स में लिखिए जरा, कमेंट्स में क्या आंसर आप देते हैं 34 का। क्या लग रहा है आपको विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ होगा। 58 ईस्वी पूर्व हो सकता है, 58 ईस्वी पूर्व, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था दोस्त। नेक्स्ट है मैच द कॉलम है, विक्रम संवत, सुख संवत, गुप्त संवत्तर और कलिंग संवत्तर मैच कराना किस समय हुआ। तो अभी जैसे हमने ऊपर में देखा कि विक्रम संवत जो है दोस्त वो 58 है, सॉरी। तो अब आप देख लीजिए कि ए का 4 कहां पे, यानी कि आंसर हो सकता है सी या तो डी हो सकता है। अब दिमाग लगाइए, अब जस्ट अगला पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा मेरा, क्योंकि 2-2 मैच कर रहा है, यानी शक संवत का आंसर हो जाएंगे दोस्त, सॉरी सी, गुप्त संवत का हो जाएंगे 320 ईस्वी में, गुप्त संवत के हो जाएंगे 320 ईस्वी में, विक्रम संवत हो जाएंगे 58 ईस्वी पूर्व। अब हमको आंसर देखना है कि बी नंबर का शक संवत का क्या होंगे। आप देखिए 35 का आंसर देने का प्रयत्न आप कीजिए जरा। आई थिंक इसके शक संवत के होंगे दोस्त 3rd नंबर, और कली संवत के हो जाएंगे 1st नंबर, यानी ये गलत है, ध्यान दीजिएगा, इसका 3102 नहीं होगा, ये गलत से छप गया है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएंगे दोस्त। विक्रम संवत का हो जाएंगे 58, शक संवत के हो जाएंगे 78, गुप्त संवत के हो जाएंगे 320 और कली संवत के हो जाएंगे 310। ये 2 गलती से छपा हुआ है। नेक्स्ट है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली कौन थे। तो 36 के आंसर हो जाएंगे दोस्तों पहला सातवाहन। बुद्ध की खरी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई। बुद्ध भगवान खरे हैं, इसका प्रतिबिंब सबसे पहले बना था दोस्तों कुषाण काल में। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। आंसर हो जाएंगे कण्व वंश ने। सुंग वंश के बाद कण्व वंश आता है। किसी चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। बहुत अच्छा है, चीनी जनरल जो कनिष्क को हराया था। तो आंसर हो जाएंगे पेन चाओ। पेन चाओ जो थे वो किसको हराए थे, कनिष्क को हरा दिए थे। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया था। उत्तर भारत कहिए, उत्तर पश्चिमी भाग कहिए, वहां पे सबसे ज्यादा किसने क्या किया था, तांबा का सिक्का चलाया था। आंसर हो जाएंगे दोस्तों कुषाणों ने। किसने चलाया था, कुषाणों ने। कथन वाला प्रश्न आए हैं। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। यह एकदम सही बात है दोस्त। कुषाण लोग जो थे फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। नेक्स्ट है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि का था। गलत बात, उच्च कोटि का नहीं निम्न कोटि का था। यानी आंसर हो जाएंगे हमारे, ये सही है किंतु आर गलत है, सी नंबर आंसर हो जाएंगे। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहा जाता है। सोचिएगा जरा, ग्रीक को ही यूनान कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बैक्टीरियंस भी इसी को बोलते हैं। तो कौन सा भारतीय और यूनानी मिला जुला कौन सा है दोस्तों। 42 का आंसर देखेंगे दोस्तों तो गांधार शैली को कहा जाता है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया था। 43 का आंसर आप देंगे दोस्त तो सी देंगे, महायान। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। कनिष्क के समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटना क्या घटित हुआ। तो आंसर होंगे दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति घटित हुआ था।
यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे आप, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो आंसर हो जाएंगे दोस्तों पुष्यमित्र शुंग। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? 46 का अगर आंसर देखेंगे दोस्त तो शक राजा रुद्रदमन द्वारा सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया गया। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंट थॉमस किसके शासनकाल में आया था? 47 का यदि आप आंसर देंगे दोस्त, गोंदोफिन्स राजा थे, गोंदोफिन्स जिनके शासन में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया? कुषाण का वो शासक जिसने स्वर्ण मुद्रा जारी किया था। 48 का आंसर आप देंगे दोस्तों कड़वीसस सेकेंड। कड़वीसस सेकेंड ने क्या किया था? स्वर्ण मुद्रा जारी किया था। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? 49 का यदि आप आंसर देंगे दोस्तों तो शक हो जाएंगे। शकों ने क्या किया? छत्र प्रणाली चालू किया। त्रातार या मुक्तिदाता, त्रातार का मतलब है मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? बताइए जरा। आंसर हो जाएंगे शक ने। मुक्तिदाता की उपाधि शक के जितने राजा थे वो धारण किए थे। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? पहले कौन आया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन? सुपरहिट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 51 एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। आंसर हो जाएंगे यूनान, शक और उसके बाद कुषाण। सबसे पहले यूनान भारत पर आक्रमण किया, उसका शकों ने किया, उसका कुषाणों ने किया। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन यानी मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया किसके समय में? तो 52 का यदि आंसर की बात करेंगे दोस्त तो पहला हो जाएंगे ग्रीकों ने। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में भारतीय अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। यानी अफगानिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान में भारत यूनानी जो राज्य चल रहा था उसका नाम बताना है दोस्त। आंसर होगा बैक्टीरिया कहा जाता था उसको। चार धातु यानी सोना, चांदी, तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? सोना, चांदी, तांबा और सीसा मिल गया, क्या बनेगा? आंसर होंगे दोस्तों कारसापन। क्या होगा? कारसापन। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार आरंभ हुआ था? रोम के साथ व्यापार सबसे पहले किसने प्रारंभ किया? 55 का आंसर हो जाएंगे दोस्तों तमिलों एवं चोरों ने, तमिलों एवं चेरों ने। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? यानी मौर्योत्तरकालीन, मौर्य के बाद के कालीन में मतलब समय में बंदरगाह कौन सा असत्य है? 56 का आंसर दीजिए। आंसर हो जाएंगे कोचिन। निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियस सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडू के नाम पर संबोधित किया गया? आंसर होंगे अरिकामेडू। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किया? मौर्य के बाद, मौर्य उत्तर काल मतलब मौर्य के जस्ट बाद हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किसने किया? 58 का आंसर हो जाएंगे दोस्त ड्रमेट्रियस ने। ड्रमेटियस ने क्या किया था? हिंद और यूनानी राज्य की स्थापना किया। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन में उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? यानी पुत्र को राज सत्ता देकर खुद से बौद्ध भिक्षु बन गया। 59 का आप आंसर देंगे दोस्त तो आंसर हो जाएंगे मिनांडर। मिनांडर जो थे वो अपने बेटा को राज सत्ता देकर खुद बौद्ध भिक्षु बन गए। कुषाणों का संबंध किससे था? तो 60 के आंसर की बात करें दोस्त
तो आप सी देंगे चीन के यूची जनजाति से। कुषाणों का संबंध चीन के यूची जनजाति से थे। तो ये याद रखिएगा कुषाण कहाँ के थे और संबंध कहाँ से था, चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? कनिष्क बौद्ध हो गया, कौन उत्तरदायी था इसके लिए? तो 61 का आंसर हो जाएंगे दोस्तों बी, अश्वघोष। सम्मिलित कीजिए इंडो ग्रीक, शक और पार्थो, इधर मैच कराइए कौन सा आंसर होंगे। 62 का कमेंट्स में आंसर डालिए। इसके सामने सामने आंसर है इंडो ग्रीक दोस्तों हिंद यवन को कहा जाता है, शक दोस्तों सिथियन को कहा जाता है और पार्थो दोस्तों पहलव को कहा जाता है। रिपीट कर दे रहा हूं, इंडो ग्रीक हिंद यवन को, शक सिथियन को, पार्थो पहलवा को। नेक्स्ट मैच द कॉलम है सुंग, ये राज्य है, चेदी, सातवाहन और कुषाण राजधानी बताइए। ये गलत नहीं होने चाहिए। 63 के आंसर कमेंट्स में डालिए फटाक से। यह इसके सामने सामने आंसर है, सुंग का राजधानी था विदिशा, चेदी का दोस्तों कलिंग था, सातवाहन का था पैठन या प्रतिष्ठान बोलते हैं, कुषाण का दोस्तों था पुरुषपुर जिसको पेशावर बोलते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंग की राजधानी विदिशा, चेदी की राजधानी कलिंग, सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन, कुषाण की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की? 64 के आंसर कमेंट्स में आप डालिए। ऐसे आंसर आप देंगे सी, कुषाण। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सुंग काल में हुआ? सुंग काल में किस चीज का निर्माण हुआ? तो 65 के आंसर आप देंगे डी, यानी उपयुक्त सभी। भरहुत का स्तूप, सांची की स्तूप की वेदिका यानी रेलिंग और तोरण द्वार, भाजा स्तूप, ये सभी कब बना? तो सुंग समय में बना। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना किया? तो 66 का आंसर आप देंगे दोस्तों पहला, यानी वृत्त कथा। वृत्त कथा सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ के प्रकृत ग्रंथ की रचना किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 ऑप्शन है, इन तीनों के बारे में विचार करना है। 67 का क्वेश्चन पढ़िए जरा। सातवाहन शासक बौद्धों का अत्याचार करते थे, गलत बात। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों का संरक्षण देते थे, गलत बात। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, सही जवाब। बोधि वृक्ष को काटने वाला कोई और नहीं था, वो शशांक था, यानी आंसर हो जाएंगे डी, केवल 3 सही है। निम्नलिखित में से किसे अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। किस अभिलेख में बताइए चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का वर्णन है? आपको बता देना चाहूंगा, यहां पे मैं कई बार बोला हूं, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अशोक के दादाजी थे, अशोक के पिताजी बिंदुसार थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, उसका बेटा अशोक। बताइए कौन से शिलालेख में दोनों एक साथ बैठे थे, मतलब एक साथ मौजूद थे? आंसर हो जाएंगे बी, मां क्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में दोनों का वर्णन है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाया? ध्यान रखिएगा, नियमित रूप से लगा हुआ है प्राचीन भारत में। तो 69 का आंसर हो जाएंगे सी, कुषाणों ने। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? खारवेल का संबंध किससे था? तो चेदी वंश से था दोस्त। लास्ट प्रश्न की बात करते हैं, आइए देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 ऑप्शन है, पढ़िए जरा और आंसर दीजिए। लास्ट प्रश्न है, सही आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएंगे दोस्त दूसरा और तीसरा सत्य है। कैसे देखिए, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासकीय स्तर पर राजा उसका प्रमुख होता था, गलत बात। राजा उसका मतलब प्रमुख नहीं होता था। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों का सुनिश्चित करती थी, राइट। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, यह भी राइट। यहां पे टोटल हम लोगों ने 71 क्वेश्चन देखा दोस्तों। नेक्स्ट हम संगम काल की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहली एवं तीसरी शताब्दी की बात करेंगे, यहां फर्स्ट शताब्दी और तीसरी शताब्दी की बात करेंगे, संगम काल जिसको बोलते हैं। दोस्तों बस इतना ही कहूंगा, इसमें ज्यादा मैं ट्रिक नहीं देता हूं, बस मैं आपका रिवाइज करा रहा हूं। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस रिवीजन को वैल्यू दे,
मैं तो कहता हूं तेज करके वीडियो देखा करें। आपके YouTube में फंक्शन दिया गया है 2x पर देख सकते हैं, यानी दुगना रफ्तार में देख सकते हैं। आधा समय में आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और दोस्तों आपका समय भी बचेगा और रिवाइज आप फास्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं वो मास्टर नहीं हूं जो आपको सिर्फ आसान आसान मजा वाला क्वेश्चन करा दूं और भारी भारी क्वेश्चन छोड़ दूं। दोस्तों मेरा मानना होता है जितने प्रश्न लुसेंट में है सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूं। कुछ अच्छे होंगे, कुछ खराब होंगे। जैसे अब बफर सिस्टम भोज में हम लोग जाते हैं, सब तरह के आइटम मौजूद होते हैं। प्लेट में बहुत तरह के आइटम आते हैं। जो हम लोग को पसंद आते हैं वो हम लोग खाते हैं, जो नहीं पसंद आते उसे छोड़ देते हैं। वही बात है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको दिखाना चाहता हूं, सारे से हम मतलब रूबरू कराना चाहता हूं, ताकि कभी नया ना लगे कोई क्वेश्चन और एग्जाम में आपका दिमाग डाइवर्ट नहीं हो। कम से कम ऑप्शन देख के अंदाज लगा के आप टिक जरूर मार सके। दोस्तों अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो लास्ट में इतना ही कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार थे तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, कुछ मित्रों में शेयर भी कीजिए ताकि उन तक भी कुछ जरूरी का जानकारी फैले। और आपको वीडियो पसंद आई थी दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि लाइक ही आपका हमारा मोटिवेशन है। दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप साइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।